नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल यूके एग्जाम क्रैकर्स पर। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग परीक्षा विषय राजनीति विज्ञान का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। साथियों, ये प्रश्न पत्र आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में या आगामी प्रवक्ता परीक्षा या अन्य कोई परीक्षा जो है उसमें आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, तो आप इन सभी प्रश्नों को अवश्य देखिएगा। साथियों, ये पार्ट 1 होगा। इसमें मैं मात्र 50 ही प्रश्न शामिल कर पाऊंगा और बाकी के 50 प्रश्न मैं पार्ट 2 में शामिल करूंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले साथियों, आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली प्रत्येक ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? साथियों, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता एवं उसके आदर्शों के प्रति आदर करना, जन संपत्ति का संरक्षण करना, ऑप्शन सी है जन निर्वाचनों में मतदान करना और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक सोच विकसित करना। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जन निर्वाचनों में मतदान करना। ये मौलिक कर्तव्य नहीं है साथियों। भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 10 द्वारा अंतःस्थापित किया गया। यह 3 जनवरी 1977 से प्रभाव में आया। इसके लिए स्वर्णिम सिंह समिति की सिफारिशों को आधार बनाया गया और जन निर्वाचनों में मतदान करना मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। बाकी सभी ये मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित हैं। संविधान के प्रति प्रतिबद्धता और उसके आदर्शों के प्रति आदर करना, जन संपत्ति का संरक्षण करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना। इसके बाद साथियों, दूसरा प्रश्न है न्यायिक सक्रियता संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, ऑप्शन बी है जनहितवाद से, ऑप्शन सी है न्यायिक पुनरावलोकन से या ऑप्शन डी है न्यायिक स्वतंत्रता से। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनहितवाद से। भारतीय संविधान में साथियों यह व्यवस्था की गई है कि यदि सरकार के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में से कोई अपने कार्यों की परिसीमा का यदि उल्लंघन करता है या अपनी शक्तियों के आधिक्य में कार्य करता है, तो ये सभी अंग एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करें। ठीक है, और इसी परिप्रेक्ष्य में न्यायपालिका द्वारा अपनी संवैधानिक शक्तियों की तरह कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यक्षेत्र में जनहित की दृष्टि से हस्तक्षेप किया जाना ही न्यायिक सक्रियता कहलाता है। न्यायिक सक्रियता मूलतः जनहितवाद यानी कि PIL से संबंधित है। तीसरा प्रश्न है साथियों, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है केवल ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन बी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, देखिए साथियों, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, लेकिन इनको इनके पद से हटाने की शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। साथियों, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 12 अक्टूबर 1993 से न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आय, दोनों में से जो भी पहले हो तक होता है। 2019 में संशोधन करके जो ये इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल है और इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उनको पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं। चौथा प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है पुरुषों एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन बी है आजीविका के लिए समुचित संसाधनों का समान अधिकार, ऑप्शन सी है अछूत प्रथा की समाप्ति, ऑप्शन डी है कार्य करने की समुचित एवं मानवीय दशाएं। तो साथियों, ऑप्शन सी को छोड़कर के बाकी सभी जो हैं ये नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित हैं। ऑप्शन सी अछूत प्रथा की समाप्ति जो है ये नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। अछूत प्रथा की समाप्ति का उपबंध मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 में किया गया है। ठीक है, और इसके साथ ही अनुच्छेद 46 के तहत राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए भी प्रयास करेगा। पांचवा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, अनुच्छेद 74। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 74(2) राष्ट्रपति मंत्रिपद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार की मांग कर सकता है, परंतु मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार के बाद दोबारा प्रस्ताव राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो राष्ट्रपति को अनुमति देनी होती है। ठीक है, छठा प्रश्न है, उत्तराखंड में किस वर्ष को
महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2006-7 को उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। सातवां प्रश्न है, भारतीय एवं अमेरिकी संघीय व्यवस्था में निम्न में से कौन सा एक लक्षण समान रूप से विद्यमान है? ठीक है, तो देखिए साथियों, ऑप्शन ए, संविधान में तीनों सूचियां, ठीक है, तो तीनों सूचियां दोनों ही संघीय व्यवस्था में विद्यमान हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित है, जबकि अमेरिका में राज्यों में, ठीक है। और नागरिकता की अगर हम बात करें तो हमारे भारत में एक हरी नागरिकता है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो कि संविधान की व्याख्या करता है। तो ये जो तथ्य है, भारतीय एवं अमेरिकी संघीय व्यवस्था में समान रूप से विद्यमान एक लक्षण है। और आपको पता है कि भारत और अमेरिका दोनों ही देशों के संविधान में न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। भारत एवं अमेरिकी संघीय व्यवस्था में एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है जो संविधान की व्याख्या करता है। और ध्यातव्य है कि भारत एवं अमेरिका दोनों की व्यवस्थाओं में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का प्रावधान है, किंतु जहां भारत में अवशिष्ट शक्तियां संघ के पास हैं, वहीं अमेरिका में यह राज्यों के पास है। आठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में एक नया राज्य सम्मिलित किया जाना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होता है? ठीक है, प्रथम अनुसूची, ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन सी तृतीय अनुसूची या ऑप्शन डी नवीं अनुसूची। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची आप जानते हैं भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में ओपन किया गया। साथ ही साथ संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है। दूसरी अनुसूची जो है वो महत्वपूर्ण अधिकारियों के वेतन भत्तों के बारे में व्यवस्था की गई है इसमें, जबकि तीसरी अनुसूची में जो संवैधानिक प्रमुख है हमारे, उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन है। जबकि नवी जो अनुसूची है उसमें कुछ विशेष नियमों के विधि मान्यकरण से ये संबंधित है, जैसे भूमि सुधार संबंधी कानून। नवा प्रश्न है, सरकारी आयोग संबंधित था न्यायिक सुधारों से, ऑप्शन बी निर्वाचन सुधारों से, ऑप्शन सी वित्तीय सुधारों से, ऑप्शन डी केंद्र राज्य संबंधों से। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन डी, केंद्र राज्य संबंधों से। ठीक है साथियों, सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर अध्ययन हेतु एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था और आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर 1987 में पेश की थी। ठीक है, इसके बाद 10वां प्रश्न है, त्रिशंकु संसद का तात्पर्य है। ऑप्शन ए संसद में 2 दलों का बहुमत, ऑप्शन बी संसद में 1 दल का बहुमत, ऑप्शन सी संसद में 3 दलों का बहुमत और ऑप्शन डी संसद में किसी दल का बहुमत नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, संसद में किसी भी दल के बहुमत की स्थिति में नहीं रहने को प्रायः त्रिशंकु संसद कहते हैं, यह आप ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति में गठबंधन अथवा बाहर से समर्थन के माध्यम से सरकार का निर्माण होता है या फिर से चुनाव करवाया जाता है। ठीक है, तो जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो इस तरह की स्थिति को त्रिशंकु संसद कहा जाता है। इस तरह की स्थिति में गठबंधन या बाहर से समर्थन के माध्यम से सरकार का निर्माण होता है, ठीक है, या कभी कभार फिर से चुनाव भी करवाने पड़ते हैं। तो इस तरह की जो स्थिति है उसको त्रिशंकु संसद कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, संसद की संरचना होती है। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन ए लोकसभा से, ऑप्शन बी राज्यसभा से, ऑप्शन सी लोकसभा एवं राज्यसभा से, ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा तथा भारत का राष्ट्रपति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से। ठीक है, आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत में संसद की संरचना लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर के होती है। ओके, 12वां प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों ऑप्शन ए है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो साथियों इसका राइट आंसर है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसके माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, जबकि उपराष्ट्रपति को शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति। साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिलवाई जाती है। 13वां प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 13 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन सी डी अनुच्छेद 21 में। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 13 3।
13(2), 13(3) में। साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(2) और 3 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली यदि कोई विधि या कानून ऐसा है, ठीक है, जो संसद द्वारा पारित कर लिया जाता है, तो इस प्रकार की विधि को न्यायिक पुनरावलोकन के तहत इसकी वैधता का परीक्षण किया जाता है और इस प्रकार की विधियों को शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, ये न्यायपालिका की शक्ति है, अर्थात ये न्यायिक पुनरावलोकन के योग्य है और यह शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सिविल सर्विस इट्स प्रॉब्लम्स एंड फ्यूचर। ठीक है, ये E.N. ग्लेडन की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, नागरिक आधारित प्रशासन और शासन का हृदय, ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट से संबंधित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, एशियन ड्रामा, ये गुन्नार मेडल से संबंधित है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और साथ ही ऑप्शन डी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस। ठीक है, ये फ्रैंक जो मैरनी है इससे संबंधित नहीं है, बल्कि ये ड्वाइट वाल्डो से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस ये फ्रैंक मैरिनी की पुस्तक ना होकर के ड्वाइट वाल्डो की पुस्तक है। ठीक है, मैरिनी की जो रचना है वो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव, ये फ्रैंक मैरिनी की पुस्तक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद 15वां प्रश्न है, सूत्र एवं स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है न कि विभागीय क्रियाकलापों की। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए, ओलिवर शेल्डन, ऑप्शन बी, कुंज एवं ओ डनेल, ऑप्शन सी, एल डी वाइट और ऑप्शन डी, फ्यूपनर और प्रेस्तास। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, कुंज एवं ओ डनेल की ये कथन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुंज एवं ओ डनेल ने अपनी पुस्तक में सूत्र एवं स्टाफ के संदर्भ में कहा है, सूत्र और स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है न कि विभागीय क्रियाकलापों की। 16वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों, आदेश की एकता ये सही सुमेलित है। ऑप्शन बी, नियंत्रण का विस्तार उर्विक से संबंधित है। ऑप्शन सी, पद सोपान ये मोने से संबंधित है, जबकि ऑप्शन डी, प्रदत्तीकरण ये फेरल हेडी, तो ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ठीक है, जब एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को कोई कार्य सौंपते समय उसे पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान करता है तो प्रशासन की भाषा में इसे प्रदत्तीकरण कहते हैं। और प्रदत्तीकरण प्रबंध व संगठन की एक महत्वपूर्ण कुंजी है तथा इसके माध्यम से प्रबंधकीय दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। 17वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन केंद्रीयकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, केंद्रीयकरण आपातकाल से निपटने में प्रभावी होता है, तो ये कथन सही है। ऑप्शन बी, इससे कार्य पुनरावर्तन से बचाव होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है, तो साथियों ये सत्य नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और ऑप्शन डी है, यह मानव एवं पूंजीगत संसाधनों के अधिकतम उपयोग में सहायक होता है। तो केंद्रीकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है, तो यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है। तो साथियों, अपेक्षाकृत छोटे राज्यों के लिए प्रशासनिक केंद्रीकरण लाभप्रद होता है, यह आपातकाल से निपटने में प्रभावी होता है, इससे कार्यों के पुनरावर्तन से बचाव होता है और यह मानव एवं पूंजीगत संसाधनों के अधिकतम उपयोग में सहायक होता है। यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है, यह कथन असत्य है। 18वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है? ऑप्शन ए, मतवादी या सिद्धांतवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन बी, राजनीतिक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी, प्रशासनिक दृष्टिकोण, ऑप्शन डी, दोहरी भूमिका दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, मतवादी या सिद्धांतवादी दृष्टिकोण। सिद्धांतवादी दृष्टिकोण सत्ता के संतुलन तथा इसके सामंजस्य पर बल देता है, जैसे संवैधानिक शासन व्यवस्था, मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, अरिस्टो की विधि की शासन व्यवस्था। 19वां प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है? ऑप्शन ए, लोक सेवाओं में बढ़ती हुई व्यावसायिकता ने, ऑप्शन बी, सूचना क्रांति ने, संगठन में स्वचालित प्रक्रियाओं के अधिकाधिक प्रयोग ने, ऑप्शन डी, सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्वसम्मति ने। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्वसहमति ने। नियंत्रण का विस्तार से अभिप्राय अधीनस्थ कर्मचारियों की उस संख्या से है जिसके कार्यों का अंकेक्षण एवं नियंत्रण एक अधिकारी क्षमतापूर्वक कर सकता है। कार्य, व्यक्तित्व, काल या समय तथा स्थान नियंत्रण के विस्तार को प्रभावित करने वाले सर्वप्रथम कारक हैं। हालांकि संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्वसहमति ने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया। 20वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन पद सोपान की मौलिक विशेषता में से एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, आदेश की एकता, ऑप्शन बी, निर्देश की बहुलता, ऑप्शन सी, उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता, ऑप्शन डी, उचित माध्यम का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, निर्देश की बहुलता। निर्देश की बहुलता पद सोपान की मौलिक विशेषता, ध्यान रखें, में से एक विशेषता नहीं है,
पद सोपान का आशय संगठन की उस रचना से है जिसमें छोटे बड़े पदों का क्रमशः व्यवस्थित ढंग से संयोजित करके नियंत्रण तथा कमान की एक श्रृंखला बनाई जाती है और इस प्रकार आदेश की एकता, उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता एवं उचित माध्यम का सिद्धांत पद सोपान की मौलिक विशेषताएं हैं। 21वां प्रश्न है, भारत में कैग की भूमिका के बारे में निम्नांकित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन ए, कैग वित्तीय असावधानी का पता लगाने का यंत्र है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैग वित्तीय असावधानी का पता लगाने का एक यंत्र है। ठीक है साथियों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है। कैग मूलतः वित्तीय असावधानी का पता लगाने वाले यंत्र की तरह है। कैग केंद्र एवं राज्यों तथा अन्य प्राधिकारी निकाय से संबंधित वित्तीय लेखा जोखा को तैयार कर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। 22वां प्रश्न है, निम्नांकित या निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का संकेतक नहीं है? ऑप्शन ए, कानून का शासन, ऑप्शन बी, भ्रष्टाचार की समाप्ति, ऑप्शन सी, प्रभावी एवं अनुक्रियाशील प्रशासन, ऑप्शन डी, नौकरशाही प्रशासन। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नौकरशाही प्रशासन। ठीक है, देखिए अच्छा अभिशासन क्या है, इसे सर्वमान्य आधार पर परिभाषित किया जाना न तो संभव है न ही ऐसा किया जाना चाहिए, क्योंकि विभिन्न विचारधारा की भिन्नता के आधार पर सुशासन के अभिप्राय में अंतर होना स्वाभाविक है। जहां तक कि एक ही देश में समय के परिवर्तन के साथ सुशासन के मानदंड परिवर्तनशील होंगे। विश्व बैंक के अनुसार कानून का शासन, भ्रष्टाचार की समाप्ति, प्रभावी एवं अनुक्रियाशील प्रशासन सुशासन का संकेतक है, जबकि नौकरशाही प्रशासन सुशासन का संकेतक नहीं है, इसको नहीं माना जाता है। ठीक है, 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नवलोक प्रबंधन की नहीं है? तो साथियों स्थानीयकरण, ऑप्शन ए है स्थानीयकरण, ऑप्शन बी है बाह्यकरण, ऑप्शन सी है राजनीतिकरण और ऑप्शन डी है विनौकरशाहीकरण। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजनीतिकरण, जो कि नवलोक प्रबंधन की विशेषता नहीं है। साथियों नवलोक प्रबंध यह एक नया वैचारिक आंदोलन था या एक नया वैचारिक आंदोलन तथा अवधारणा है जिसे अन्य कई नामों जैसे उत्तर नौकरशाही प्रतिमान या प्रबंधवाद या बाजार आधारित लोक प्रशासन या उद्यमी शासन से भी जाना जाता है। स्थानीयकरण, बाह्यकरण, विनौकरशाहीकरण आदि नवलोक प्रबंध की मूल विशेषताएं हैं। राजनीतिकरण इसकी विशेषता नहीं है। रिचर्ड कॉमन के अनुसार नवलोक प्रबंध समसामयिक प्रशासनिक परिवर्तनों का पर्याय आंदोलन है। 24वां प्रश्न है, नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के निम्न में से कौन समर्थक थे? ठीक है, ऑप्शन ए मार्टिन जी इवांस, ऑप्शन बी रॉबर्ट जी हाउस। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ठीक है, नेतृत्व विभिन्न व्यक्तिगत परिवर्ती कारकों से प्रभावित होता है, इसलिए एक स्थिति में दूसरी स्थिति से भिन्न होता है। नेतृत्व बहुआयामी होता है। नेतृत्व का पथ लक्ष्य सिद्धांत 1970-71 में मार्टिन इवांस व रॉबर्ट हाउस ने प्रस्तुत किया था। 25वां प्रश्न है, अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, F.W. टेलर। अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक F.W. टेलर हैं। इनकी मान्यता है कि काम का संबंध पारिश्रमिक से जोड़ देने से कर्मचारी अधिक काम करने के लिए अभिप्रेरित होगा, अर्थात अधिक पैसा कमाने के लिए वे अधिक कार्य करेंगे और इसी मान्यता के आधार पर उन्होंने विभेदात्मक वृत्ति पद्धति की अनुशंसा की है। पीस रेट सिस्टम में आर्थिक अभिप्रेरणा की संकल्पना टेलर ने ही प्रस्तुत की है। 26वां प्रश्न है, मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है, यह कथन किसका है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, L.D. वाइट। किसी भी संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि करने में उसके कार्मिकों का उच्च मनोबल अत्यधिक योगदान देता है। L.D. वाइट का विश्वास है कि मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है। 27वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1968। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1968 को प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तब से लेकर अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकारों की रक्षा हेतु प्रयासरत है। इसी संदर्भ में वर्ष 2006 में मानवाधिकार परिषद, ठीक है, UNHRC की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई और इसका निर्माण संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार उच्चायुक्त को हटाकर किया गया। इसका मूल उद्देश्य दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा करना है। यूएनओ ने 1967 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक वर्ष, 1970 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष, 1995 को विश्व शरणार्थी वर्ष, 2019 को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2021 को फल सब्जियों का तथा बाल श्रम उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2022 को मत्स्य और एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष तथा 2024 को कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 28वां प्रश्न है, मार्टल कैपलॉन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के कितने प्रतिमान हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 6 प्रतिमान। ठीक है, मार्टिन कैपलॉन ने अपनी पुस्तक सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1957 में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के 6 प्रतिमान बताए हैं साथियों। पहला है शक्ति संतुलन मॉडल, दूसरा है शिथिल द्विध्रुवीय मॉडल,
तीसरा है कठोर द्विध्रुवीय मॉडल, चौथा है सार्वत्रिक कर्ता निकाय, पांचवा है सोपानिक कर्ता निकाय, छठा है इकाई वीटो निकाय। इन 6 में से अंतिम 4 भविष्य के मॉडल थे, लेकिन उनकी भविष्यवाणी सटीक सिद्ध नहीं हुई। ठीक है, अतः उन्होंने 4 और मॉडल विकसित किए। पहला अति शिथिल द्विध्रुवीय निकाय, दूसरा द्विदांत मॉडल, तीसरा अस्थायी गुटकर्ता मॉडल और चौथा अपर्याप्त विस्तारित परमाणु मॉडल। 29वां प्रश्न है, एशिया का कौन सा भाग दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य एशिया। मध्य एशिया का वो भाग जिसे दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। मध्य एशिया के अंतर्गत कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान आता है। लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में अवस्थित इस भूभाग का विस्तार पश्चिम में कैस्पियन सागर से लेकर पूर्व में चीन तथा दक्षिण में अफगानिस्तान से लेकर उत्तर में रूस तक है। 30वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक किसे घोषित किया गया? ठीक है, तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1970 और 80। संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा 1970-80 को प्रथम निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया गया। ध्यातव्य हो कि शीत युद्ध के प्रथम चरण के बाद तनाव शिथिलीकरण के दौरान शस्त्र नियंत्रण एवं निशस्त्रीकरण के व्यापक प्रयास किए गए। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगुवाई में कई संधियों एवं करारों के माध्यम से शस्त्रों की होड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था। 31वां प्रश्न है, किसने कहा जब तक मार्गेंथाउ के सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में कोई प्रगति संभव नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेनो वाशरमैन। ठीक है, बेनो वाशरमैन के शब्दों में जब तक मार्गेंथाउ के सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में कोई प्रगति संभव नहीं है। साथियों वाशरमैन ने 1959 में प्रकाशित अपने लेख द साइंटिफिक प्रिटेंशन ऑफ प्रोफेसर मॉर्गेंथाउ द थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स में इसका वर्णन किया है। 32वां प्रश्न है, किसने कहा शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है, इन दो तरह के राष्ट्रों के बीच का मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मॉर्गेंथाउ। मॉर्गेंथाउ की प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस 1948 ये इनकी प्रमुख पुस्तक है। इसमें उन्होंने कहा है कि शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है, इन दो तरह के राष्ट्रों के बीच का मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है। शक्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ उस क्षमता से है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित अथवा प्रभावित करता है। इसका अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, पर तत्कालिक उद्देश्य हमेशा शक्ति ही होता है। कैटलिन ने राजनीति शास्त्र को शक्ति का मुख्य विषय माना है। लॉसवेल भी शक्ति को राजनीति शास्त्र का मूल विषय मानते हैं। 33वां प्रश्न है, एनपीटी और सीटीबीटी पर भारत की स्थिति क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत ने किसी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 के पश्चात तनाव शिथिलीकरण का दौर आया। कमोबेश 1963 से 1979 तक चला ये दौर, और इस दौरान नाभिकीय स्तरों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कई तरह की वैश्विक संधियां हुई थी। एनपीटी 1968 भी उन्हीं संधियों में से एक थी, जबकि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद वर्ष 1996 में सीटीबीटी लागू की गई। भेदभावपूर्ण संधि होने के कारण भारत ने इनमें से किसी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। 34वां प्रश्न, निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो साथियों इसका राइट आंसर है फिदेल कास्त्रे। ठीक है, बाकी सभी गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक रहे हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर टिटो एवं सुकर्णो इसके मुख्य संस्थापक सदस्य थे। क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य नहीं थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध के दरमियान वैश्विक गुटबाजी के इतर राष्ट्रों के एक मंच के तौर पर उभर के निकला था। 35वां प्रश्न है, द्वैतांत शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेंच भाषा से। ठीक है, द्वैतांत शब्द फ्रेंच भाषा का है। इसका अर्थ किन्हीं तनावों के मध्य सामान्यीकृत विकल्प प्रस्तुत करने के तौर पर लिया जाता है। वर्तमान द्वैतांत शब्द का प्रचलित अर्थ तनाव शिथिलीकरण अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य तनाव को कम करने के संदर्भ में 1962-78 के मध्य से किया जा रहा है। ठीक है, तो द्वैतांत शब्द का अर्थ है तनाव शिथिलीकरण। ठीक है, जो दोनों महाशक्ति उनके बीच जो तनाव है उसको कम करना। 36वां प्रश्न है, तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है, काफी इंपॉर्टेंट है, अल्फ्रेड सोबी। ठीक है, तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग अल्फ्रेड सोबी ने किया था। तृतीय विश्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक अल्फ्रेड सोबी ने किया था। यह संकल्पना शीत युद्ध के दौरान आई थी। तृतीय विश्व मूलतः उन देशों के समूह को कहा गया जो न तो पूंजीवादी गुट की तरह थे, न ही सोवियत गुट की तरह। अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के देश तथा उसके मित्र देशों को प्रथम विश्व, जबकि सोवियत संघ, चीन, क्यूबा तथा उनके सहयोगी राष्ट्रों को द्वितीय विश्व कहा गया। ठीक है, और तृतीय विश्व में वे देश थे जो न तो पूंजीवादी गुट की तरह थे और न ही सोवियत गुट की तरह। ठीक है, और काफ़ी पिछड़ी हुई स्थिति में भी ये देश थे।
37वां प्रश्न है सार्क के कितने सदस्य और प्रेक्षक देश हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 8 सदस्य राष्ट्र और 9 प्रेक्षक देश हैं। सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर के की गई थी। वर्ष 2005 में 13वां सार्क शिखर सम्मेलन अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य बनाया गया था। वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य राष्ट्र हैं, जबकि 9 प्रेक्षक राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया व संयुक्त राज्य अमेरिका है। 38वां प्रश्न है लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषताएं हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर एंड डेवलपमेंट 1965 लुशियन पाई की एक महत्वपूर्ण रचना है। पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की 3 विशेषताएं हैं। पहला समानता, दूसरा क्षमता और तीसरा विभेदीकरण। 39वां प्रश्न है परमाणु अप्रसार संधि से अलग होने वाला प्रथम देश कौन था? तो साथियों इसका राइट आंसर है उत्तर कोरिया। ठीक है, परमाणु प्रसार संधि से अलग होने वाला प्रथम देश उत्तर कोरिया था। परमाणु प्रसार संधि परमाणु हथियार का विस्तार रोकने और परमाणु तकनीकों के शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक हिस्सा है। 1968 में हुई यह संधि 1970 में प्रभावी हुई थी। 5 मार्च 1970 को प्रभावी हुई थी। वर्ष 2003 में संधि से अलग होने वाला प्रथम देश उत्तर कोरिया था। 40वां प्रश्न है एकमात्र देश जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहरण किया था। ठीक है, त्याग किया था। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। ठीक है, वर्ष 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता त्यागने वाला पहला राष्ट्र इंडोनेशिया बना। यह वस्तुतः इंडोनेशिया और मलेशिया संघ के मध्य विवादों की वजह से हुआ। इंडोनेशिया का कहना था कि यदि मलेशिया को सुरक्षा परिषद में सदस्यता मिल जाती है तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता छोड़ देगा। हालांकि 18 महीने बाद 28 सितंबर 1966 को वह फिर से यूएन का सदस्य बन गया। 41वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत या प्रतिपादित किया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मार्टिन कैपलॉन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन मार्टिन कैपलॉन ने किया। इन्होंने सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये पुस्तक लिखी थी 1957। वर्ष 1959 में कैपलॉन ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 6 मॉडल प्रस्तुत किए, जिनमें 6 में से 4 भविष्य के थे। ये मॉडल इस प्रकार हैं, अब इनको देख लीजिएगा। 42वां प्रश्न है निम्न में से कौन निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, H.J. मॉर्गनथाउ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत के मूल मान्यताकार रिचर्ड स्नाइडर हैं। इसमें निर्णयकर्ताओं के अनुभवों तथा व्यक्तित्व का किसी निर्णय पर क्या प्रभाव पड़ता है का अध्ययन किया जाता है। मॉर्गनथाउ इस सिद्धांत के समर्थक नहीं है, वह यथार्थवाद के समर्थक हैं। 43वां प्रश्न है स्टीवन रोजन और वाल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ठीक है, तो साथियों इसका राइट आंसर है नेतृत्व। ठीक है, स्टीवन रोजन और वाल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व नेतृत्व है। बिना नेतृत्व के न तो राज्य का निर्माण हो सकता है, न ही तकनीक का विकास, न ही देश विकसित हो सकता है। बिना नेतृत्व के मनोबल को भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। युद्ध एवं सामान्य दोनों स्थितियों में यह महत्वपूर्ण होता है। इसके अंतर्गत विचारधारा, सांस्कृतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में नेतृत्व को सम्मिलित किया जाता है। 44वां प्रश्न है मॉर्गनथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजनय। ठीक है, मॉर्गनथाउ मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राज्य सबसे प्रमुख कर्ता हैं तथा उनका उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति है। राष्ट्र राज्य शक्ति के माध्यम से राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। अपनी पुस्तक इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट 1951 में मॉर्गनथाउ यह उल्लेख करता है कि राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन राजनय है। 45वां प्रश्न है प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं बेलग्रेड में ये हुआ था। 46वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9 साल। ठीक है, 9 वर्ष। 47वां प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। यह निर्देश देता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। 48वां प्रश्न है मैकमोहन रेखा स्थित है? तो साथियों आप जानते हैं भारत और चीन के बीच। ठीक है, 49वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा खेल सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर है जॉन एच हर्ज। अमेरिकन राजनीति शास्त्री और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान जॉन एच हर्ज खेल सिद्धांत के समर्थक नहीं थे। पॉलिटिकल रियलिज्म एंड पॉलिटिकल आइडियलिज्म उनकी प्रसिद्ध कृति है। इसके अतिरिक्त मार्टिन कैपलॉन, आर्थर ली बंस और रिचर्ड ई क्वांट खेल सिद्धांत के समर्थक हैं। 50वां प्रश्न है किसने कहा राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे? इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे। तो साथ में इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लावेल। ठीक है,
जेम्स रसेल लावेल 1819 से 1891 एक प्रसिद्ध अमेरिकी क्लासिकल कवि, आलोचक, संपादक और राजनयिक थे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे, इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे। तो साथियों, ये 50 प्रश्न थे और बाकी के 50 प्रश्नों को पार्ट 2 में शामिल करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।